एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी अध्यापक और भावी अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एड्यूटॉप पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि आप आने वाले देश का भविष्य तय करेंगे, तो आप सभी से आशा है मेरी कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और मैं भी आपके साथ, आपसे ज़्यादा डबल मेहनत मुझे करनी है, राइट। और मैं इससे पीछे भी नहीं हटती हूँ। आपके लिए हमेशा ही एक इजी और शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाती आई हूँ। राजन की बिल्कुल न्यू सीरीज़ यहाँ पर चल रही है इस टाइम, डीएलएड सेमेस्टर 2 की। सब्जेक्ट है आपका विज्ञान। तो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे 60 क्वेश्चन, ठीक है। आज हम 61 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चे पहले से हमसे जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं। और जो बच्चे अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। चलिए फिर बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आज का, उत्सर्जन किसे कहते हैं? मानव के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछा है आपसे, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बायो से रिलेटेड है। तो शरीर द्वारा भोजन के अंतर्ग्रहण और पाचन के बाद जो भी उपयोगी पदार्थ होते हैं वो ऊतक और कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और अपचित और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। शरीर में उपापचय की क्रियाओं द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? उत्सर्जन। जैसे कि गैस, तरल, ठोस पदार्थों का उत्सर्जित होना आवश्यक है। इनमें से प्रत्येक पदार्थ के उत्सर्जन की प्रक्रिया एक दूसरे से अलग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ है जिसे सांस द्वारा बाहर निकाला जाता है। श्वसन के समय कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड में स्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है, उस समय क्या होता है, कोशिकाओं में जो CO2 होती है वो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन से मिलकर पानी में घुलकर स्थानांतरित होती है, ठीक है। उसके बाद CO2 को जो निष्कासन होता है वो फेफड़ों की सतह से होता है। जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है, ठोस अपशिष्ट, उसका वो भोजन का अपचित भाग होता है, जैसे कि सब्जियों के रेशे। मुंह में भोजन का पाचन आरंभ हो जाता है और आमाशय में समाप्त होता है। पचित भोजन पेट की भित्तियों द्वारा अवशोषित हो जाता है। अपचित जो भोजन है वो बड़ी आंत में आ जाता है और गुदा के रास्ते शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। मुंह से लेकर गुदा तक एक ही रास्ता होता है। अपशिष्ट तरल पदार्थों के पाचन के लिए जटिल क्रिया विधि की ज़रूरत होती है। क्योंकि रुधिर में पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थ दोनों ही होते हैं, इसलिए इसके छानने और अलग करने की विधि अलग होती है। इस क्रिया से उपयोगी पदार्थ शरीर में रह जाते हैं और जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वह शरीर से उत्सर्जित हो जाता है। यह क्रिया शरीर में स्थित वृक्कों यानी कि किडनी के द्वारा संपन्न की जाती है। शरीर में इनकी संख्या 2 होती है। कितनी किडनी होती है हमारी? 2। यदि इनमें से एक किडनी काम करना बंद कर दे तो जो दूसरी किडनी है वो अकेले ही पूरा काम भी कर सकती है। देखो चित्र में, देखो वृक्क की जो स्थिति है, वृक्क के कटे हुए भाग को दिखाया गया है। वृक्क धमनी महाधमनी से रुधिर लेकर वृक्क में पहुंच जाती है। चलिए जी डायग्राम दिखा देते हैं आपको। ये है हमारा उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम। इधर हमारी किडनी है जो कि सेम के बीज के जैसी है, ठीक है। इसको हम बाहर की जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, इसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। फिर कॉर्टेक्स आती है, देन अंदर मेड्यूला, और ये है हमारी धमनी, और ये श्रोणी है, शिराएँ हैं ये जो है इस तरीके से। और यहाँ पे आपकी सबसे नीचे आ जाती है मूत्रवाहिनी, देन ये है आपका गाल ब्लैडर, और ये है आपका मूत्र मार्ग। चलिए इसकी क्रिया विधि देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अलग करने के बाद साफ ब्लड लेकर वृक्क शिरा द्वारा वापस भेज दिया जाता है। और जो वृक्क यानी कि जो किडनी है उसके द्वारा पृथक किए गए अपशिष्ट पदार्थ को ही मूत्र कहा जाता है। ये मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में आ जाता है और मूत्र मार्ग से उत्सर्जित हो जाता है। वृक्क जहाँ पे भी वर्ड आएगा ये किडनी बोला जा रहा है, ठीक है। हिंदी में बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो नहीं समझ में आते हैं। तो वृक्क जो है किडनी, वो सेम के बीज के आकार का होता है,
वृक्क के भीतर वृक्क धमनी कई लाख कोशिकाओं में डिवाइडेड होती है। प्रत्येक कोशिका बार बार विभक्त होती है और कुंडलित हो जाती है। इन संरचनाओं को केशिका गुच्छ कहा जाता है। इनकी भित्तियों से रक्त छन जाता है। छना हुआ जो द्रव और सीरम है वो छोटे छोटे प्यालों बोमन संपुट में एकत्र हो जाता है और छने हुए जो तरल है उसमें ग्लूकोज, लवण, नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। प्रोटीन रुधिर में ही रह जाती है और इस प्रक्रिया को जिसमें छोटे अणु छनकर बाहर आ जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन जैसे बड़े अणु बाहर नहीं आ पाते, इसको क्या कहते हैं हम? अपोहन, डायलिसिस। वृक्क में स्थित केशिका गुच्छ डायलिसिस थैली का कार्य करता है। मूत्र मार्ग में आने से पहले छना हुआ जो तरल है बहुत ही महीन नलिकाओं से गुजरता है। इन नलियों में ग्लूकोज और अन्य उपयोगी पदार्थ फिर से अवशोषित हो जाते हैं और अवशोषित पदार्थ वृक्क शिरा में स्थित रक्त में वापस आ जाते हैं। जो अपशिष्ट है, जो हमारा वेस्ट फ्लूइड है, उसे जिसे मूत्र कहा जाता है, निष्कासन के लिए मूत्राशय में आ जाता है और इस क्रिया के लिए डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंतर को समझाइए। अब देखिए, भौतिक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज वैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं? फिजिकल चेंज होते हैं जो रंग, अवस्था, आकृति में परिवर्तन होता है लेकिन संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्या होता है, रासायनिक में पदार्थ के भौतिक गुण, रंग, अवस्था आदि सब कुछ चेंज हो जाते हैं। साथ ही साथ पदार्थ की जो रचना है वो भी पूर्ण तरीके से बदल जाती है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में जो हटाए गए पदार्थ है वो अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है, मतलब ये रिवर्स किया जा सकता है, जैसे कि दूध से पानी, पानी से बर्फ़ और बर्फ़ से फिर पानी। ठीक है, लेकिन ये अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता, वापस से रिवर्स नहीं हो पाता है। भौतिक परिवर्तन में तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ना ही ऊष्मा शोषित होती है। ना तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी और ना ही ऊष्मा शोषित होगी, ना ऊष्मा खर्च होगी। रासायनिक परिवर्तन में या तो ऊष्मा उत्पन्न होती है या फिर ऊष्मा शोषित होती है, इसमें से कोई एक होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में कोई बदलाव नहीं होता और रासायनिक परिवर्तन में संगठन में बदलाव आ जाता है। इसमें वस्तु के भार में, यानी कि जो उसका वेट है, उसमें भी कोई अंतर नहीं होता है। इसमें कभी कभी अंतर आ जाता है अगर नया पदार्थ बनता है तो। दाब के प्रभाव से पदार्थ का केवल आकार और स्वरूप परिवर्तित होता है। रासायनिक परिवर्तन में अधिक दाब पर नए पदार्थ बनते हैं। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल भी है, पानी का बर्फ़ या वाष्प में बदलना, नमक या चीनी का पानी में घुलना, पदार्थ का चूर्ण बनना और लोहे में चुंबकत्व गुण का आना। इसी तरीके से जो केमिकल चेंज है वो है जैसे कि दूध से दही बनना, पदार्थ का जलना, दूध का फटना, दूध का जमना, भोजन का पचना और लोहे की कील पर जंग लगना। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कैसे कहते हैं बताइए। अब देखो, जो चंद्र ग्रहण होता है वो होता है पूर्णमासी के दिन। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसको कहा जाता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छुप जाता है। यदि चंद्रमा पृथ्वी की प्रछाया में हो तो चंद्रमा कतई भी दिखाई नहीं देता, इस स्थिति में पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। यदि चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की उपछाया में है तो हमें आंशिक रूप से दिखाई देगा, इसको आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फसलें कितने प्रकार की होती हैं बताइए। तो देखो, 3 तरह की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद की फसलें। रबी की फसलें होती हैं जैसे कि चना, मटर, मसूर, सरसों, बरसीम, गेहूँ, मेथी, आलू। ठीक है, ये फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि मूंग, ग्वार, अरहर, लोबिया, मक्का, ज्वार, बाजरा, ढेंचा, सोयाबीन, धान, मूंगफली और कपास और जूट। ठीक है, खरीफ की फसलें जून से लेके जुलाई माह में बोई जाती हैं, जून जुलाई में। अब है जायद की फसलें, ये जून से लेके ये गर्मियों में जून तक बोई जाती हैं, जैसे कि खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी, करेला आदि फसलों की खेती। इनको हम जायद की फसलें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा से आप यानी मिट्टी से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, मिट्टी ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह को बनाता है। मिट्टी का निर्माण लाखों वर्षों की प्रक्रिया है। मिट्टी के निर्माण में अनेक भारी शक्तियाँ अपना प्रभाव चट्टानों पर डालकर उन्हें निर्बल करती हैं, जिससे उनके बारीक बारीक कण अलग हो जाते हैं और मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी के निर्माण में भूकंप, ज्वालामुखी जैसी भौतिक शक्तियाँ बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर चट्टानों को सरका देती हैं।
रासायनिक शक्तियाँ चट्टानों में पाए जाने वाले यौगिकों, जल, वायु आदि से विभिन्न रासायनिक क्रियाएं मिट्टी बनाने में सहायक होती हैं। इसके अलावा जैविक शक्तियाँ भी जो हैं वो सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी के निर्माण में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताइए। बायो का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है, इसमें पूर्ण विकसित होता है। इसमें आदिम यानी प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, इसमें न्यू सेल्स होती हैं। ठीक है। इसमें कोशिका द्रव्य पूर्ण कोशिका में फैला रहता है, इसमें जो कोशिका द्रव्य कोशिका और कोशिका कला के बीच में सीमित रहता है। कोशिका कला और केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं जैसे कि गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सभी क्या होते हैं, एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट होते हैं। रिक्तिका यानी कि जो वैक्यूल है वो भी इसमें क्या होता है, एब्सेंट, लेकिन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा 67। इन सभी के एक एक उपयोग लिखने और सूत्र लिखना है। अब देखिए विरंजक चूर्ण का जो सूत्र है वो है CaOCl2, जिसका कि केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। इसका उपयोग कॉटन, टेक्सटाइल उद्योग में, लिनन, लॉन्ड्री और विरंजित कपड़ों को धोने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है। पेट के अम्लता यानी एसिडिटी को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और जल की कठोरता कम करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। धावन सोडा होता है Na2CO3, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। कपड़े धोने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिट्टी के उपयोग बताइए। अब देखिए मिट्टी जीवों के लिए वास स्थान का कार्य करती है। इसमें केंचुआ, चींटी, दीमक, सांप, नेवला, चूहा, लोमड़ी आदि जंतु के रूप में और बैक्टीरिया, कवक, शैवाल आदि पादप के रूप में होते हैं। भोजन के विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वाइटामिन्स, खनिज, लवण और जल पौधों को मिट्टी से ही प्राप्त किए जाते हैं। मिट्टी का उपयोग भवन निर्माण, बर्तन निर्माण में किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। मिट्टी कितने प्रकार की होती है बताइए। अब देखिए सॉइल के टाइप से यहाँ पे पूछे हैं। सबसे पहली है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी क्या होती है, उसके कणों का आकार अधिक होने के कारण इसमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है। इसके कणों के बीच में वायु अधिक होती है, इससे मिट्टी में पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। दूसरी होती है चिकनी मिट्टी। इसमें बारीक कण होते हैं, इसके कण जो होते हैं बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं। ठीक है। इस मिट्टी में सबसे कम छेद होते हैं, उसके कारण ये पानी का अवशोषण अधिक करती है, पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, लेकिन धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। और पानी की अधिकता के कारण ये जो मिट्टी है ये कम उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, ये बिल्कुल भी ये बहुत कम एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट है फिर दोमट मिट्टी होती है। दोमट मिट्टी बालू, चिकनी मिट्टी और गाद के मिश्रण को कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी होती है। ये मिट्टी नदियों द्वारा निक्षेपित महीन गाद से बनती है। फिर है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ये ज्वालामुखी शैलों से बनती है। ये जो है नमी को लंबे समय तक संजो के रखती है। भारत में ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भागों में मिलती है। ये मिट्टी कपास, गेहूं की फसल उगाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नहीं, अभी मिट्टी के ही प्रकार हैं। देखिए लाल मिट्टी होती है। लाल मिट्टी आग्नेय शैलों से निर्मित होती है और ये भारत प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूर्वी भागों के उष्ण और शुष्क भागों में पाई जाती है। ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है, लेकिन उर्वरकों की सहायता से इसमें फसलें उगाई जा सकती हैं। फिर है लेटराइट सॉइल। लेटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट, नागपुर के पठार, उत्तर पूर्वी राज्यों के भागों में, पहाड़ी प्रदेशों की गर्म जलवायु, वर्षा जहाँ पे अधिक होती है वहाँ के क्षेत्रों में, और भारी वर्षा के कारण मिट्टी के ऊपरी सतह के जो पोषक तत्व हैं धुलकर बह जाते हैं। ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। ठीक है। फिर है आपकी पर्वतीय मिट्टी, रॉक सॉइल। पर्वतीय मिट्टी जो है वो हिमालय के पर्वतीय भागों में पाई जाती है। हिमालय के पर्वत क्षेत्रों में मिट्टी का आवरण बहुत ही पतला होता है, जबकि घाटियों में ये आवरण जो है वो बहुत गहरा होता है। नेक्स्ट है बलुई और दोमट मिट्टी। बलुई और दोमट मिट्टी का सम्मिश्रण होती है। ठीक है। इसमें रेत होता है 60 से 80% और शेष जो है चिकनी मिट्टी होती है। आलू और मूंगफली की उपज के लिए ये अच्छी मानी जाती है। फिर है पथरीली मिट्टी। पथरीली मिट्टी है पहाड़ी प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में चिकनी मिट्टी के साथ साथ कंकड़ पत्थर भी मिले रहते हैं। बात आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17। देशी हल का सचित्र वर्णन कीजिए।
अब देखिए साधारण किस्म का हल होता है, भूमि में 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर की गहराई तक की मिट्टी को कुरेदता है और 5 से 7 सेंटीमीटर का चौड़ा मुंह बनाता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं: हरीश, परोथा, पाथा, फल, व्रज, फनी, फल और हत्ती, मुठिया, पचारस, पफाना और हरित, गोखल, नेतक और छड़। इतने सारे भाग हैं इसके, और ये हमारा साधारण सा एक हल है। ठीक है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डायग्राम की 2 से 4 बार, तो आपको ये आ जाएगा। यहाँ आप कोन की शेप में ये लंबा सा ऐसा बना देंगे, पेंसिल के शेप में, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसी से अटैच करके बनाएंगे, एक रोड सी और बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ खूंटी आ जाएगी, ये हरीस हो गया इसका, और ये हो गई फनी। ठीक है, और ऊपर मुठिया है, कुड़ा है और हत्ता है। ठीक है, इसका 2-4 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिबलर द्वारा बुआई का वर्णन कीजिए। अब देखिए जो टिबलर है वो रबी की फसलों जैसे कि गेहूं, जौ को बोने का साधारण यंत्र है। ये लकड़ी और लोहे का बना रहता है। इसमें आमतौर पर 3 कतारों में समान दूरियों पर खूंटियाँ बनी होती हैं। इसके बीच में हत्था लगा होता है जिससे इसे उठाया जाता है। इसके द्वारा बने छेदों में से बीज बोया जाता है। इस विधि से फसल का औसत उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कीटनाशक का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए जो कीटनाशक है जो हम यूज़ करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है। कीटनाशक के प्रभाव से हर साल लाखों लोग बीमार पड़ते हैं, जिनमें से अधिकांश जो है वो मौत के शिकार हो जाते हैं। अशिक्षा, सुरक्षित उपकरणों के अभाव, कीटनाशकों की विषाक्तता के कारण छिड़काव करने वाले किसान मजदूर कैंसर, अंधेपन, आर्थराइटिस, उल्टी, दमा, श्वास, ट्यूमर रोगों से ग्रस्त हो गए हैं। और इन रसायनों के प्रयोग से भूमिगत जो जल है वो भी प्रदूषित हो गया है। भूमि में नाइट्रीकरण की प्रक्रिया जो है बहुत ज़्यादा मंद पड़ने से उपजाऊ मिट्टी रेह और अम्लीय में बदल जाती है, और प्रकृति में स्वतः चलने वाली जैविक क्रिया जो है वो भी नष्ट होने लगी है। कीटों जैसे कि मधुमक्खी आदि को भी इससे अपने जीवन का खतरा उत्पन्न हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारी हानियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों को बोने की विधियाँ बताइए। देखिए पहली होती है चिटकवा विधि। इसमें क्या होता है, ये विधि उन स्थानों पे काम में लाई जाती है जहाँ पर खेतों में फसल के लिए अच्छी नमी होती है, मॉइस्चर अच्छा होता है। तो वहाँ पर बीजों को जो है खेत में छिड़क करके फिर उस पर हल चलाकर पाटा फेर देते हैं। फिर है हाथ से बुआई करना, दूसरी चीज़। इसमें क्या होता है, व्यक्ति हल के कुंड के पीछे कुछ कुछ बीज हाथ से डालता जाता है और फिर सारे जो बीज हैं वो कुंडों में बो दिए जाते हैं। इसके बाद जो है पाटा फेर दिया जाता है। ठीक है, फिर है नरई द्वारा बुवाई। ये एक प्रकार की देशी सीड ड्रिल होती है। इसकी सहायता से बीज ठीक ठीक जगह पर भूमि में 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई तक गिरता है, साथ ही मिट्टी से ढकता जाता है। फिर होती है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल 2 तरह की होती है। पहली होती है जो बैलों से चलाई जाती है, ठीक है, और दूसरी होती है जो ट्रैक्टर की सहायता से प्रयोग की जाती है। इसमें बीज रखने के लिए एक बॉक्स होता है। इसमें छोटे छोटे ट्यूब भी लगे होते हैं। ट्यूब के नीचे एक सीड ड्रिल की कोंड बनाने वाली फाली के पास बीज को गिराते हैं, जो कि सीड ड्रिल मशीन से चलती है। उनमें बीज डालने के लिए छोटी छोटी धातु की बनी हुई प्याली होती है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, सिंचाई किसे कहते हैं। इरिगेशन। सिंचाई क्या होती है, कृत्रिम विधियों द्वारा यानी आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करके हम फसलों की वृद्धि, उपज बढ़ाने के लिए जल का प्रयोग करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, सिंचाई। सिंचाई भूमि को जल देने की प्रक्रिया है जिससे फसल को उचित पानी दिया जाता है, जिससे फसल और पौधों की भरपूर पैदावार होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सिंचाई की प्रमुख विधियाँ बताइए। तो बहुत सारी विधियाँ हैं, जैसे कि क्यारी विधि, कुंड विधि, द्रोणी और वलय विधि, छिड़काव विधि, बॉर्डर विधि, ड्रिप विधि और प्रवाह विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कार्य में जुताई का महत्व बताइए। अब देखिए जुताई जो है वो भूमि को फसल योग्य बनाने की क्रिया को ही जुताई कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि इसमें लिखा है यहाँ पे एक लाइन कि बीज पड़े फल अच्छा देत, जितना गहरा जोते खेत। खेती के लिए खेत की जुताई का विशेष महत्व है। खेतों की जितनी जुताई होगी उतनी ही उत्तम फसल होगी। जुताई से मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है। खेतों को गहराई तक जोतकर मिट्टी को वायु के संपर्क में लाया जाता है। जुताई का मुख्य उद्देश्य होता है भूमि को मुलायम करना, ताकि उसमें वायु, गर्मी, सर्दी का ठीक प्रकार से आवागमन हो सके और वो पानी सोख कर उसे संचित कर सके। हल चलाना, खोदना, पाटा देना, जोत के अन्य यंत्रों से भूमि को उपजाऊ बनाकर समस्त जुताई के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों की बुवाई में बीजों का चुनाव कैसे करेंगे बताइए। अब देखिए ये भी एक टास्क है ना, कि आप कैसे चुनाव करेंगे बीजों का। तो बीज नए पौधे को जन्म देते हैं। इसका चयन करते समय आपको बहुत सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए। वो स्वस्थ और मिलावट रहित हो, उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगी जिस क्षेत्र और समय के लिए बीजों की जो उपयोगिता, मध्यता और पिछेती प्रजातियाँ कृषि विभाग द्वारा सुझाई गई हैं उसे ही बोना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मापन आप कैसे करेंगे, कैसे आप एनर्जी का मेज़रमेंट करेंगे। देखिए किसी भी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता है उसे ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक कार्य में करने कुछ ना कुछ काम करने की क्षमता ज़रूर होती है। जैसे कि फेंकी गई ईंट खिड़की के शीशे को तोड़ सकती है। जलता हुआ कोयला जल को भाप में बदल सकता है। और ऊर्जा का मात्रक होता है हमारा एमकेएस पद्धति में जूल। ठीक है, जूल मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा अपरदन क्या होता है। सॉइल एरोजन, मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने, मूल स्थान से हट जाने को ही मिट्टी का अपरदन कहते हैं। ये तेज आंधी, तूफान और वर्षा के जल के द्वारा होता है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है तो भी मिट्टी बह के निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तम भंडार गृह की विशेषताएं बताइए। गुड वेयर हाउस, भंडार गृह पक्के सीमेंट के बने होने चाहिए। इस प्रकार के बने हों कि वहाँ पर साफ़ सफाई भी आसानी से हो सके। दूसरी चीज़, भंडार गृह हवा पानी से सुरक्षित हो। भंडार गृह में चूहों का प्रवेश ना हो। उसके चारों ओर चिकनी और चपटी कॉलर बना देनी चाहिए। भंडार गृह को कीटरोधी दवाओं से स्वच्छ कर देना चाहिए। भंडार गृह में गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए समुचित व्यवस्था यानी कि वेंटिलेटर ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरीके से जो भंडार गृह है, जैसे कि आपने भी अपने घर में भी आपका एक स्टोर हाउस होगा, लाइक जैसे आप उसमें गेहूँ रखते हैं, दाल रखते हैं, जिसके जैसे जॉइंट फैमिली है और काफ़ी बड़ा घर है, तो वहाँ पे एक बड़ा रूम ज़रूर जो है स्टोर टाइप हुआ करता है कि भाई वहाँ पे सब अपना खाने का सामान सुरक्षित रख लें। तो जो चीज़ें आप वहाँ पे सारी करते हैं उसी तरीके से भंडार गृह में भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम 80 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। बाकी के हम 81 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक चीज़ मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है या फिर किसी को PDF चाहिए तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कुछ ही टाइम में अगर आप कहेंगे, अगर आपके अपने पास अपनी खुद की राजन की न्यू सीरीज़ है तो वेल एंड गुड है। और अगर आप मुझसे हेल्प चाहते हैं कि हमें PDF चाहिए तो मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।